सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। इजी एजुकेशन फॉर एग्जाम चैनल से मैं अभिषेक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 से पर्वत प्रदेश में पावस, ये पर्वत प्रदेश में पावस, इस कविता की सप्रसंग व्याख्या में यहाँ करेंगे, आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आइए हम अपनी कविता शुरू करते हैं। पहली पंक्ति है, प्रथम दो पंक्तियां। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, ठीक है। इसमें कवि, अगर इसका आप संदर्भ लिखेंगे, पावस ऋतु वर्षा ऋतु, पर्वत प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र, पल पल यानी हर क्षण परिवर्तित बदल रहा था, प्रकृति वेश प्रकृति का जो वेश है, प्रकृति का जो स्वरूप है, प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा था वो हर क्षण एक नया परिवर्तन हो रहा था, ठीक है। तो सप्रसंग व्याख्या इसकी आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 के पर्वत प्रदेश में पावस नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ये आपका संदर्भ है। उसके बाद प्रसंग लिखेंगे आप कि इसमें इसमें कवि ने पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु में होने वाले बदलाव का वर्णन किया है। अब व्याख्या लिखेंगे आप कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु के आने से वहाँ की प्रकृति में पल पल बदलाव देखने को मिलता है। जैसे कभी आसमान साफ होने से धूप खिल जाती है, तो कभी बादलों के छा जाने से वर्षा होने लगती है। कभी आसमान साफ होने से धूप खिल जाती है, तो कभी बादलों के छा जाने से वर्षा होने लगती है। इस तरह के परिवर्तन पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरी जो लाइन है, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल न दर्पण सा फैला है विशाल। अब इसमें देखिए, इसमें कवि जो है वो पर्वतों का सजीव चित्रण कवि ने किया है। तो इसमें भी आप लिखेंगे, सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक, ठीक है, स्पर्श भाग 2 के पावस पर्वत प्रदेश में पावस नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। उसके बाद प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे कि यहाँ कवि ने पर्वतों का सजीव एवं सुंदर चित्रण किया है, ठीक है। अब आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? अब यहाँ व्याख्या इस प्रकार से करेंगे कि इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि मेखलाकार यानी करधनी के आकार वाले, ठीक है। तो इसकी व्याख्या आप इस तरीके से करेंगे कि इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि करधनी के आकार वाले पहाड़ अपनी हजार पुष्प रूपी आंखों को फाड़कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को बार बार देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। यहाँ पर कवि कहता है कि पर्वत के चरणों में पर्वत के चरणों में जो तालाब है, उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे पर्वत ने उस तालाब को पाल रखा है, जो उसके लिए एक बड़े आईने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसकी रही ये व्याख्या। उसके बाद देखिए अगला, गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मो, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, गिर का गौरव गाकर झरझर, इसमें कवि ने बताया है कि झरने पर्वतों का गुणगान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रसंग है आपका। प्रसंग क्या है कि इसमें कवि ने बताया है कि झरने पर्वतों का गुणगान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। व्याख्या देखिए इसकी। इसमें कवि कहते हैं कि झरने झरझर की आवाज करते हुए पर्वतों का गुणगान कर रहे हैं। झरनों की झरझर की आवाज कवि के नस नस में उत्साह का संचार कर रही है, क्योंकि ये झाग भरे जो झरने हैं वो मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर लग रहे हैं, ठीक है। वो मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर लग रहे हैं। और अगली पंक्ति में कवि कहता है, गिरिवर के उर से उठ उठ कर, ठीक है, गिरिवर के उठ से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर।
यहाँ कवि कहता है कि जो पर्वत के ऊपर जो पेड़ हैं उनको देखकर कवि को ऐसा लगता है कि मानो पर्वत के ऊपर जो पेड़ हैं उनको देखकर कवि को ऐसा लगता है कि मानो वो पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर अपने मन में उच्च आकांक्षा लिए हुए एकटक और स्थिर होकर शांत आकाश को देख रहे हैं। ठीक है, शांत आकाश को देख रहे हैं तथा कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अर्थात ये जो वृक्ष हैं ये हमें यह संदेश देते हैं कि हमें हमें ऊंचा उठने का संदेश देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार बारिश के पर। ठीक है, रोशेस रह गए हैं निर्झर है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा के सवे साल उठ रहा धुआं जल गया ताल एवं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। उसके बाद देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि यहाँ पे प्रसंग यहाँ पर यह है, इसका प्रसंग यह है कि संदर्भ वही रहेगा जो हमने आपको स्टार्ट में बताया कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के पर्वत प्रदेश में पावस नामक पाठ से लिया गया। इसके रचयिता श्री सुमित्रा नंदन पंत जी। ये संदर्भ हर जगह कॉमन रहेगा, प्रसंग यहाँ पर बस आपका चेंज होगा। तो प्रसंग में आप लिखेंगे कि कवि ने यहाँ बारिश के कारण प्रकृति के बदलते हुए स्वरूप का वर्णन किया है। ठीक है, अब देखिए उड़ गया अचानक लोभ उधर। कवि कहता है कि बारिश के बाद जो प्रकृति में परिवर्तन होता है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि अचानक बादलों के छा जाने से जो पहाड़ हैं वो गायब से हो गए। बुधर मतलब पहाड़ न, फड़का अपार वारित, वारित मतलब जो है वो सारी बादल हैं। तो बादलों के अचानक छा जाने से जो पहाड़ हैं वो गायब से लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ जो हैं वो गायब हो गए हैं। रवशेष रह गए हैं निर्झर, और पहाड़ गायब हो गए हैं और निर्झर के जो झरने हैं उनकी आवाज़ केवल शेष रह गई है, उनकी आवाज़ ही सुनाई दे रही है टूट पड़ा भू पर अंबर। इस और इस प्रकार का जो दृश्य है उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे जो आकाश है वो पृथ्वी पर टूट कर गिर पड़ा है। ठीक है, इस प्रकार प्रकृति के इस भयानक रूप को देख करके कि आकाश पृथ्वी पर गिर पड़ा है, पर्वत गायब से हो गए हैं, इस केवल झरनों की आवाज़ सुनाई दे रही है इस तरह के, और है टूट पड़ा भू पर अंबर, और जो आकाश है वह पृथ्वी पर टूट पड़ा है। इस भयानक दृश्य को देख करके, इससे डर करके धस गए धरा में सभय साल, सभय मतलब भय के साथ जो साल के वृक्ष हैं वो जमीन में धस गए हैं। उठ रहा धुआं जल गया ताल यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। उठ रहा धुआं जल गया ताल, और उस समय जो कुहासा कोहरा छाया हुआ है जो धुएं जैसा दिख रहा है उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे तालाब से धुआं उठ रहा है और तालाब जल रहा है और उससे धुआं उठ रहा है। उठ रहा धुआं जल गया ताल, उस को धुंध सा जो मौसम है वो धुंध से मौसम को देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे तालाब जल रहा है और उसमें से धुआं उठ रहा है। यूं जलद यान में बिचर बिचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। और जो इंद्र हैं वो जलद यान विमान बादल रूपी विमान में बैठ करके अपना इंद्रजाल रूपी खेल, और ऐसा लग रहा है कि इंद्र बादल रूपी विमान में बैठ करके घूम रहे हैं और घूम घूम करके इंद्र खेलता इंद्रजाल, इंद्रजाल रूपी खेल, जादू का खेल वो खेल रहे हैं। ठीक है, तो छात्रों बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हुई होगी, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको एकदम क्लियर करने का प्रयास कर दूंगा। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।